साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 13, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आपने लास्ट क्लास में समझा कि भारत के किसानों में महात्मा गांधी की क्या छवि थी, महात्मा गांधी को भारत का किसान क्या समझता था। आपने ये समझ लिया बखूबी अच्छे से। अब हम चल रहे हैं उससे आगे की कहानी को प्रारंभ करने। अब हम चल रहे हैं एक बहुत बड़े आंदोलन को पढ़ने, और वो आंदोलन है नमक का आंदोलन। देखो, नमक आपको लगेगा ये बहुत मामूली सी चीज है आज के टाइम पर, और एक समय था कि भारतीयों को अपने लिए नमक बनाना भी अलाउड नहीं था। उनके पास यह अधिकार नहीं था कि वो अपने लिए नमक बना सके। और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो आर्द्र देश है, जहां ह्यूमिडिटी है। हमारे देश में हमारे भोजन में नमक बहुत जरूरी है। हम भोजन में नमक नहीं प्रयोग करेंगे तो हम मर भी सकते हैं। हमारा देश ऐसा है। तो अंग्रेजों ने एकाधिकार स्थापित कर लिया था नमक पर, कि नमक सिर्फ अंग्रेज बना सकते हैं, और अंग्रेजों के द्वारा खोली गई दुकानों पर ही नमक बेचा जा सकता है। ये एकाधिकार था, और इस चीज को गांधी जी ने बहुत बखूबी समझा कि नमक तो सबकी जरूरत है ना भाई, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब, सभी के भोजन में नमक तो जरूरी है। अब आप खुद सोचो, और किसी ने क्यों नहीं सोचा? सिर्फ गांधी ने क्यों सोचा? ये गांधी ने ही इस विषय पर आंदोलन क्यों किया? और लोग भी तो कर सकते थे, और किसी ने सोचा? कांग्रेस ने ही क्यों करा ये काम, और किसी ने क्यों नहीं करा? पूछो आप ये सारे सवाल कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आपने क्या किया, ये तो बताइए। आप भी तो अपने काम को बताइए कि आपने क्या किया है इस देश के लिए, आपका क्या योगदान है इस देश को आगे बढ़ाने में। आप बता दीजिए आपने कितना क्या किया, इस चीज को आप बताइए, तभी तो बात बनेगी ना भाई। चलो, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूं, लेकिन आपने क्या किया वो तो बताओ। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया? गांधी ने नमक आंदोलन क्यों चलाया, आइए इसको बहुत विस्तार से समझते हैं। ठीक है, चलिए सुनिएगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, असहयोग आंदोलन के स्थगन के कई वर्षों बाद तक गांधी जी ने अपना ध्यान समाज सुधार के कार्यों में लगाए रखा, किंतु 1928 ईस्वी में उनका विचार राजनीति में पुनः प्रवेश करने का बनने लगा। गांधी जी द्वारा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी थी। नमक आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ये घटनाएं घटी थी। कौन कौन सी, सुनना। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने 7 सदस्यों का एक कमीशन भारत में भेजा, जिस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम के आधार पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। कमीशन आगामी संवैधानिक सुधार के लिए भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, किंतु इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसे आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन समझा, और उन्हें लगा कि उनके आत्मसम्मान को जानबूझकर आहत किया गया है। अंततः लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका पूर्ण बहिष्कार करने का निश्चय कर लिया। गांधी जी ने साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले आंदोलन में स्वयं तो भाग नहीं लिया, किंतु उन्होंने इसे अपना आशीर्वाद दिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, जहां उसका स्वागत हड़तालों, काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के गगन भेदी नारों से किया गया। समझ में आई बात? साइमन कमीशन वो कमीशन है जो भारत की स्थिति को जांचने और भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए आया था, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था।
सारे के सारे अंग्रेज। तो भारतीयों ने इसका इसलिए विरोध किया कि आप भारत के लिए कानून तो बना रहे हैं लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं है। अगर एक भी भारतीय ही नहीं है तो फिर इस कानून का मतलब क्या है? क्योंकि भारतीयों के जीवन को भारतीय ही समझ सकता है ना। आपके जीवन को बेहतर आप समझ पाएंगे या आपके मित्र का पिता समझ पाएगा? आप समझ पाओगे ना। आपके पिताजी जितना अच्छा, आपकी माताजी जितना अच्छा आपके जीवन को समझ सकती हैं, वो आपके मित्र के पिता माताजी नहीं समझ सकते। समझ में आई बात? तो वही बात भारत पर भी लागू होती है। भारत की स्थितियों को भारतीय जितना अच्छा समझ पाएंगे, भारतीयों को क्या कानून चाहिए वो भारतीय अच्छा समझ पाएंगे। कोई तीसरा आकर भारत के लिए कानून बनाए जो भारत को जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, हम उसका कानून कैसे मान लें? हम उसका कानून कैसे मान लें? और इसी कमीशन का विरोध होता है और इसी कमीशन के विरोध करने में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होती है। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु इसी कमीशन का विरोध करते वक्त होती है। सुनिएगा आगे। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाठी के सख्त प्रहार से लाला लाजपत राय को घातक चोट लगी, जिसके परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकी। तो इसी कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होती है। और इसी कमीशन का जिस अधिकारी ने लाला लाजपत राय के सर पर लाठी मारी थी, सैंडर्स, उसी की हत्या के जुर्म में बहादुर वीर शिरोमणि भगत सिंह साहब को फांसी दी जाती है उसी के कारण। तो अब आप खुद देखो। और उस आंदोलन में लाला लाजपत राय जी के साथ भगत सिंह साहब भी थे। अब आते हैं लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव। लाहौर अधिवेशन होता है और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे, मतलब पूरी आजादी। अब हम डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वराज लेंगे। अब हम अंग्रेजों के अधीन नहीं, हम अपना शासन स्थापित करेंगे, अपने शासन के अनुरूप अपने देश को चलाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। 25 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास प्रसिद्ध 44वां अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में प्रारंभ हुआ। इस समय तक कांग्रेस के सभी नेताओं का यह विचार बन गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत को तब तक स्वराज प्रदान नहीं करेगी जब तक कि उसे इसके लिए विवश न कर दिया जाए। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को इस अधिवेशन में बहुमत से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसी दिन स्वतंत्रता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसीलिए भारत में 26 जनवरी का इतना महत्व है। हमने इसीलिए अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिससे कि इस दिन का महत्व बना रहे। हमने अपने देश का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए इस दिन के महत्व को बनाए रखे रहने के लिए ये किया गया। हमारा संविधान बनके कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1959 को, लेकिन हमने लागू कब किया उसे? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि हम इस दिन के महत्व को, इस दिन की ऐतिहासिकता को बनाए रखना चाहते थे। समझ में आई बात? इसी दिन हमारे पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता का बिगुल बजता है और हम अपने झंडे को फहराते हैं और हम ये घोषित करते हैं कि हम आजाद होंगे। अब हम पूर्ण शासन अपना स्थापित करेंगे। ठीक है।
26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्थान स्थान पर स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित किए गए, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाए गए। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने इस दिवस को किस प्रकार मनाया जाए इस संबंध में स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देते हुए कहा था, यह अच्छा होगा यदि उद्घोषणा सभी ग्रामों और सभी शहरों में की जाए। यदि सभी स्थानों पर एक ही समय में संगोष्ठियां हो तो अच्छा होगा। गांधी जी का सुझाव था कि पारंपरिक तरीके से नगाड़े पीटकर संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। समारोह का प्रारंभ राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से किया जाए और दिन के शेष भाग में कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। रचनात्मक कार्यों में सूत की कताई, अछूतों की सेवा, हिंदू मुस्लिम पुनर्मिलन जैसे कार्य किए जा सकते थे। गांधी जी चाहते थे कि समारोह में भाग लेने वाले लोग दृढ़ता पूर्वक यह प्रतिज्ञा लें कि अन्य लोगों के समान भारतीयों को भी स्वतंत्रता और अपने कठोर परिश्रम के फल का आनंद लेने का अर्हणीय अधिकार है, और यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है अथवा उनका दमन करती है तो लोगों को उसे बदलने अथवा समाप्त कर देने का अधिकार है। तो गांधी जी ने ये स्पष्ट कह दिया कि जो सरकार जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती है उस सरकार को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं, उस सरकार को शासन व्यवस्था में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो शासन व्यवस्था देश के लिए अच्छी नहीं है जो शासन व्यवस्था देश के लोगों के अधिकारों का शोषण करती हो। ये गांधी जी ने स्पष्ट कहा। देखो, सबको लगेगा कि गांधी ने कहा क्या है, लेकिन गांधी ने चेतना जगाई है। इस मानसिक गुलामी को मिटाने का काम किया है गांधी जी ने जो मानसिकता बन गई थी कि हम तो अंग्रेजी की दया पर है, वो दया वाली भावना को मिटाने का काम किया किसने? गांधी ने। तब जाकर लोग उठ पाए और उनके मुंह से अपनी आजादी के लिए आवाज निकल पाई, नहीं तो इससे पहले तक लोगों के मुंह से अपनी आजादी के लिए आवाज तक नहीं निकल पाती थी। ये इस देश का दुर्भाग्य था, और गांधी ने इसे सौभाग्य बनाया अपनी मेहनत से, अपनी सेवा से, और भारत में जो छुआछूत था उसे समाप्त करने में। और आप भी जानते हैं कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एक नहीं होते तो ये भारत आजाद नहीं होता। क्योंकि जब तक अपने घर का भेदी रहता तब तक घर को बनाया नहीं जा सकता था। इसीलिए गांधी ने सभी धर्मों की एकता पर इतना ज्यादा बल दिया। देखो, हिंदू धर्म में वो जैन भी मानते थे, बौद्ध भी मानते थे, सिख भी मानते थे। इनको तो हिंदू धर्म का ही अंग मानते थे। आपके इस्लाम वाले ज्यादा ही अपने धर्म के प्रति झुकाव था, तो इसीलिए उसको वो एक अलग धर्म मानते थे। वो मानते थे कि जब तक ये दोनों धर्म एकजुट नहीं होंगे तब तक भारत को आजाद नहीं कराया जा सकता। इसीलिए उन्होंने हर कार्यक्रम में यह प्रयास किया कि मुसलमानों को भी साथ लेकर चला जाए, जिससे कि इस देश को एक सुंदर देश बनाया जा सके, एक अच्छा देश बनाया जा सके, एक रूपता वाला देश बनाया जा सके और सबका देश बनाया जा सके। लेकिन ये बात आज की शासन व्यवस्था नहीं समझ रही है। आज की शासन व्यवस्था कट्टरता के चक्कर में पूरे देश को बर्बादी, पूरे देश को झुलसा देगी। ये मैं आपसे कह रहा हूं, झुलसा देगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बहुत बड़ा नरसंहार होगा। फिर से देखना आप सब खुद अपनी आंखों से। लाहौर अधिवेशन का महत्व क्या है? लाहौर अधिवेशन का महत्व, इस अधिवेशन में यह निर्धारित कर दिया गया कि अब हम डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलाएंगे, अब हम पूरी आजादी लेकर रहेंगे। और यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि लाहौर अधिवेशन का भारत की आजादी के आंदोलन में क्या महत्व है, तो बताइएगा इसको। लाहौर अधिवेशन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिवेशन था,
जवाहरलाल नेहरू का अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुनाव युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था। यह इस तथ्य का भी परिचायक था कि कांग्रेस में समाजवाद और स्वतंत्रता के आदर्शों से प्रभावित नवीन नेताओं के प्रभाव में वृद्धि हो रही थी। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने का निर्णय लिया। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन के आधिकारिक प्रमुख के रूप में मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष का स्थान पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने ग्रहण किया। यह आधुनिक भारत के इतिहास में विशिष्ट परिवार की विजय थी। इस प्रकार इस अधिवेशन ने संपूर्ण देश में एक नवीन आशा एवं नवीन उत्साह का संचार किया। बूढ़े हाथों से आधुनिक हाथों में छड़ी को सौंपा गया और यह निर्णय किया गया कि अब हम अवज्ञा नहीं करेंगे, अब हम खदेड़ेंगे, अब हम इनको देश से निकालेंगे। अब हम डोमिनियन स्टेट नहीं, हम इनके अंडर शासन नहीं चाहते, हम इनको निकाल के अपना शासन चाहते। इस चीज को हमने निर्धारित किया। पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, आधी या अधूरी स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता। हमें आपका शासन नहीं, हमें अपना शासन चाहिए। बात खत्म, सीधी बात। और हमने ये निर्धारित किया कि हम हर वर्ष 26 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। समझ में आई बात? और अब आते हैं नमक सत्याग्रह पर। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934। क्या है ये? इसका महत्व तो क्या है भारत की आजादी में? इस चीज को समझते। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? तो कारण तो बताओ यार, हम भी हंस ले थोड़ा सा। क्या हुआ बताओ? ऐसे ही हंस रहे हो? ऐसे तो कोई नहीं हंसता यार। चलो पढ़ते। देश की परिस्थितियां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध व्यापक आंदोलन छेड़े जाने के सर्वथा अनुकूल बन चुकी थी। तथापि गांधी जी व्यापक आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व सरकार को एक और अवसर प्रदान करना चाहते थे। अंततः उन्होंने 2 मार्च 1930 ईस्वी को एक पत्र द्वारा 11 मांगे गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के सम्मुख रखी। इनमें से प्रमुख थी भू राजस्व में कमी, नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति, सैनिक व्यय में कमी, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की रक्षा और राजनीतिक बंदियों की रिहाई आदि। गांधी जी ने गवर्नर जनरल को सूचित किया कि उनकी मांगों को पूरा न किए जाने की स्थिति में वे नमक कानून तोड़कर 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ये गांधी जी को किसको पत्र था? उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन, लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो गांधी जी ने बता दी, अपनी मांगे रख दी कि ये मांगे हैं मेरी, अगर आप इस तारीख तक मेरी इन मांगों को नहीं मानते तो मैं फिर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। तो भाई इरविन मानता तो है नहीं गांधी जी की मांगे, वो तो बस गांधी को फिर बूढ़ा शेर समझता था। ये क्या कर लेगा बुढ़ा, ये समझता था ना वो। और फिर गांधी क्या करके दिखाते हैं वो सुनिए आप लोग। विरोध के प्रतीक के रूप में नमक का चुनाव क्यों? गांधी जी ने नमक को ही क्यों विरोध का हथियार बनाया, ये समझ लो एक बार आप। गांधी ने नमक को ही, पहले ही बता दिया मैंने कि नमक रंग को भी चाहिए था
और राजा को भी चाहिए था, फकीर को भी चाहिए था और राजा को भी चाहिए था। तो नमक एक बेसिक थी और सबसे उसका कनेक्शन था, इसीलिए नमक को गांधी जी ने चुना, जिससे कि पूरा भारत उनके इस आंदोलन में सहयोगी बन जाए, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी तरीके से सब लोग उनके इस आंदोलन से इफेक्टेड हो जाए, जान तो जाए कि गांधी कर क्या रहे हैं, चाहे सहयोग दे या ना दे, पर ये तो जाने कि गांधी कर क्या रहे हैं। गांधी आपके ही हित का काम कर रहे हैं, किसी और के हित का नहीं। ये वो आभास तो कर ले, सुनना ध्यान से। गांधी जी द्वारा औपनिवेशिक शासन के विरोध के लिए नमक का प्रतीक रूप में चुनाव उनकी सूझबूझ का परिचायक था। नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था कि नमक सिर्फ सरकार बना सकती है और बेचने का अधिकार भी सिर्फ उन्हीं के पास है। अब भाई सरकार, अंग्रेज तो भारत की भलाई के लिए आए तो थे नहीं भाई, उनका तो मूल उद्देश्य क्या था, ज्यादा से ज्यादा भारत को लूटा जाए। तो नमक भी बहुत महंगे में बिकता था, बहुत महंगे में, लोग खरीद नहीं पाते थे और लोगों को घेघा रोग हो जाता था, लोगों को घेघा रोग हो जाता था, बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। हमारे देश में नमक बहुत जरूरी है, हम लोगों के भोजन में बहुत ज्यादा जरूरी, समझ में आई बात। तो इन सब कारणों से हमारे लोगों के शरीरों में बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, जिस कारण से गांधी जी ने नमक का चुनाव किया, जिससे कि रंक से लेकर राजा तक जुड़ जाए, रंक से लेकर राजा तक सब जुड़ जाए इस आंदोलन में। आगे सुनिए। जन सामान्य नमक कानून को घृणा की दृष्टि से देखता था। प्रत्येक घर में नमक भोजन का एक अपरिहार्य अंग था, किंतु भारतीयों द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए भी स्वयं नमक बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नमक कानून के कारण भारतीयों को विवशता पूर्वक दुकानों से ऊंचे मूल्यों पर नमक खरीदना पड़ता था। नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय था। जनसामान्य में इस कानून के प्रति असंतोष व्यक्त था। नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण किंतु सरलता पूर्वक उपलब्ध ग्राम उद्योग से वंचित कर दिया था। समझ में आई बात। ये लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा साधन भी था और बहुत लोगों का व्यापार अंग्रेजी सरकार ने छीन लिया था। बहुत लोग नमक बनाकर ही अपनी आजीविका चलाते थे, तो सरकार ने इस पर एकाधिकार करके उनसे उनका रोजगार छीन लिया था। और आप सब जानते हो कि जब रोजगार पे बात आती है तो फिर इंसान किसी को भी नहीं छोड़ता। सबसे पहले यही तो है ना भाई। अगर ये सही नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी सही नहीं रहेगा। जब भी किसी की रोजी रोटी पे बात आती है तो फिर वो नहीं देखता कि प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, उसके विरुद्ध वो डट कर खड़ा हो जाता है, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, फिर उसके सामने वो झुकता नहीं है। आगे सुनिए। आंदोलन का आरंभ, नमक यात्रा। गांधी जी की आशा के अनुरूप वायसराय ने पत्र का उत्तर तो तुरंत दिया, किंतु उत्तर अत्यधिक निराशाजनक था। अंततः उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देने का निश्चय कर लिया। आंदोलन का प्रारंभ सुप्रसिद्ध डांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूरी पर सूरत जिले में समुद्र तट पर बसा एक ग्राम की ओर चल पड़े। 24 दिन की पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी डांडी पहुंचे। 3 अप्रैल को प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने बिना कर दिए समुद्र तट से नमक उठाकर नमक कानून को भंग कर दिया
उन्होंने घोषणा की, भारत में ब्रिटिश शासन ने इस देश को नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप मानता हूं। हमारा संघर्ष अहिंसक संघर्ष है। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, किंतु इस शासन रूपी अभिशाप को नष्ट होते देखना हमारा धर्म है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम बिना हथियार उठाए इस शासन को नष्ट कर देंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो इस प्रकार से 375 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और पूरे देश को ये बता देते हैं कि इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है अब, और वो भी हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हिंसा से जो देश बनते हैं उनका कोई सिद्धांत नहीं होता। पड़ोस में देख लिया करो, जब आपका मन करे हिंसा करने का तो पड़ोस में देख लिया करो अपने पड़ोसी को, और उसकी स्थिति को देख लिया करो और अपनी स्थिति को देख लिया करो, और फिर घर में बैठ जाया करो। क्योंकि हिंसा अच्छी चीज नहीं है। हिंसा आपको भी बर्बाद करती है, आपके घर को भी बर्बाद करती है, और आपके देश को भी बर्बाद करती है। समझ रही बात? जब हिंसा होती है ना तो वहां सिद्धांत नहीं होते। हिंसा करने वालों का कोई सिद्धांत नहीं होता। वो बच्चों को भी मारते हैं, वो बूढ़ों को भी मारते हैं, वो महिलाओं को भी मारते हैं, और वो जिनको मारने आए होते हैं उनको तो मारते ही मारते हैं। ठीक है? ये 1930 के बाद आया था क्या नमक? क्या कानून? नहीं, नमक की खोज नहीं, बहुत पहले से था, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर कर एकाधिकार स्थापित कर लिया कि नमक सिर्फ अंग्रेजी कंपनियां बना सकती हैं और बेच भी सिर्फ अंग्रेज ही सकते हैं। इसी कारण से गांधी जी ने इसका चयन किया कि हम इस कानून को तोड़ेंगे और पूरे भारत को यह अधिकार देंगे, जो चाहे वो नमक बनाए, जो चाहे नमक को बेचे। समझ में आई बात? अंग्रेजों ने देश को लूटने के लिए यह कानून बनाया, जिससे कि देश को और ज्यादा आर्थिक तौर पर लूटा जा सके। इसलिए समझ रहे हैं? उन्हें जब पता चला कि भारत में नमक के बिना भोजन नहीं बन सकता, तो उन्होंने अपनी कमाई का इसे एक जरिया बनाया। समझ में आई बात? इसे एक जरिया बनाया जिससे कि वो भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा लूट सके। आगे सुनो, ये पढ़ लिया। नमक आंदोलन का कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन का निम्नलिखित कार्यक्रम था। देश में स्थान स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून भंग करना, सरकारी शिक्षा संस्थानों एवं दफ्तरों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना तथा घर घर में सूत काटना, सरकारी करों का भुगतान न करना, असेंबली तथा काउंसिल की सदस्यता से त्याग पत्र देना तथा महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया जाना आदि ये थे कार्यक्रम। ठीक है? आंदोलन की प्रगति, महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून का तोड़ा जाना सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा के प्रारंभ का संकेत था। शीघ्र ही यह आंदोलन जंगल की आग के समान संपूर्ण देश में फैल गया। जनता ने स्थान स्थान पर सरकारी कानूनों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। बंबई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मद्रास, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पूर्व में मणिपुर और नागालैंड आदि सभी स्थानों पर आंदोलन की लहर सी दौड़ गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य भारत में जंगल कानूनों को भंग किया गया और पूर्वी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर का भुगतान करना अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने देश की महिलाओं को भी सहयोग के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली में लगभग 1600 महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी अत्यधिक सफल रहा। बंबई में अंग्रेज व्यापारियों की 16 मिलें बंद हो गई। विशाल संख्या में किसान इस आंदोलन की ओर आकर्षित होने लगे। आंदोलन देश के आंतरिक भागों तक ही सीमित नहीं रहा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में पठानों ने सीमांत गांधी के नाम से सुप्रसिद्ध अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में
खुदाई खिदमतगार नामक के संगठन को संगठित करके आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली सिपाहियों ने अहिंसक आंदोलनकारियों पर गोली चलाना अस्वीकार कर दिया। नागालैंड में 13 वर्षीय रानी गिडालू ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आंदोलन का दमन करने के लिए सरकार ने कठोर दमन नीति का अनुसरण किया। 14 अप्रैल 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को दांडी के निकट बंदी बनाकर यावरदा जेल भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलनकारियों को और अधिक उत्तेजना प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी दमन चक्र और अधिक उग्र हो उठा। लगभग 90,000 सत्याग्रहियों को बंदी बना लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो इस तरह से किया गया। अब भाई 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख लोगों को कहां रखोगे? कितना जेल भरोगे? कितनी जेल भर लोगे? बताओ, कितना जेल भरोगे? तो ये थी गांधी की ताकत। अब आप खुद देख लो गांधी क्या है। आज एक नेता के लिए भी कोई 10 लोग भी जेल जाने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन गांधी के पीछे कितनी जनता जेल गई है, कितनी जनता जेल गई है, देख लो। अब आप खुद सोचो, अब अगर यही हिंसक होता तो कितने लोगों की जान जाती? सोचो आप खुद। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उस टाइम जान नहीं गई होगी, गई होगी, लेकिन 100 में से 5-10 की गई होगी। और यही हिंसक होता तो कितनों की जाती? 100 में से 70 की तो जाती ही जाती। इधर से भी जाती और उधर से भी जाती, और जाती अपनों की ही जाती, किसी और की नहीं जाती। भारतीय लोग ही तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे ना अंग्रेजी शासन को चलाने में। अंग्रेज कम मरते, भारतीय ज्यादा मरते। गांधी जी उनके अंदर भी ये चेतना पैदा करना चाहते थे कि ये तुम्हारा देश है और तुम किनको अपना देश लूटने दे रहे हो साथियों, इस चीज की चेतना जगाना चाहते थे। और बहुतों में जागी, और बहुतों ने सरकारी कर्मचारी के रूप में त्याग भी दिया। बहुतों ने दिया, बहुतों ने। मुंशी प्रेमचंद्र ने भी दिया। आप पढ़ो मुंशी प्रेमचंद्र जी को तो आपको पता चलेगा गांधी जी का क्या प्रभाव था, गांधी जी का क्या प्रभाव था। पढ़ना कभी उनको, आगे सुन। गांधी जी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा भेजी जाने वाली गोपनीय रिपोर्टों से समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि साबरमती आश्रम से दांडी की ओर यात्रा करते हुए गांधी जी ने रास्ते में पड़ने वाले गांवों में सरकारी अधिकारियों को नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित हो जाने का आह्वान किया था। गांधी जी ने वासना नामक ग्राम में ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था, यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। केवल नमक कर अथवा अन्य करों के समाप्त हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन भूलों का पश्चाताप करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की है। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की सीढ़ियां। ये देखो आप गांधी क्या कह रहे हैं। गांधी ने ऊंची जात के लोगों से कहा कि आपने जो अछूतों के साथ, हरिजनों के साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए आपको उनसे क्षमा मांगनी है, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके आपके ये पाप धुलेंगे। और आज फिर देश में जातिवाद फैल रहा है, फिर जातिवाद का दंश इस भारत में डाला जा रहा है कि तू इस जाति का, तू इस जाति का, तू इससे मत बोल, तू उससे मत बोल, हम बड़े हैं तुम बड़े हो, तुम छोटे हो हम बड़े हैं। फिर स्टार्ट हो रहा और ये दंश फिर भारत को खा जाएगा। ये बात जान लो आप, फिर भारत को खा जाएगा अगर जातिवाद फिर से आ गया तो। फिर हम गुलाम हो जाएंगे। जातिवाद का जहर बहुत ही ज्यादा
खतरनाक है इस देश के लिए। इस देश से जातिवाद को निकालने में बहुत लोगों की जान चली गई है, ये बात भी जान लो आप। पढ़ो, समझो कि जातिवाद कितना ज्यादा खराब है इस देश के लिए। आगे सुनो। पुलिस के जासूसों की रिपोर्टों से गांधी जी की सभाओं में सभी जातियों के स्त्री पुरुषों के सम्मिलित होने का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार हजारों की संख्या में वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे थे। उनमें अनेक ऐसे सरकारी अफसर सम्मिलित थे जिन्होंने अपने पदों को त्याग दिया था। जिला पुलिस अधीक्षक ने सरकार को भेजी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में लिखा था, श्री गांधी शांत और निश्चित प्रतीत हुए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम से भी गांधी जी की नमक यात्रा की प्रगति को भली भांति समझा जा सकता है। यह पत्रिका गांधी जी की कदकाठी का मजाक उड़ाती थी और इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट में ही उनकी इस यात्रा की सफलता में गहरा संदेह प्रकट किया था। इसने दावा किया था कि गांधी जी दूसरे दिन पैदल चलने के बाद जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को नहीं लगता था कि इस मरियल संत के शरीर में और आगे जाने की शक्ति बची है, किंतु एक सप्ताह के अंदर अंदर पत्रिका के सोच की दिशा ही बदल गई। पत्रिका ने स्वीकार किया कि नमक यात्रा को मिलने वाले भारी जन समर्थन ने औपनिवेशिक शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया था। वे स्वयं गांधी जी को एक ऐसा संत और राजनेता कहने लगे जो ईसाई धर्मावलंबियों के विरुद्ध ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा था। जो एक टाइम पर गांधी जी को मरियल हड्डी कह रही थी पत्रिका, न्यूज एजेंसी, वही बाद में गांधी जी को ईसा मसीह की तुलना में लाके खड़ा कर देती। अब आप खुद देख, अब टाइम्स को तो नहीं खरीद लिया था ना गांधी जी ने, कि गांधी जी ने टाइम्स को भी खरीद लिया था। आज की तरह तो उस टाइम की मीडिया बिकाऊ नहीं थी ना भाई, कि बिकाऊ थी कि गांधी जी ने टाइम्स को खरीद लिया है और टाइम्स उनके अकॉर्डिंग उनका विश्लेषण कर रही है कि गांधी जी पहले ऐसे थे फिर गांधी जी ऐसे हो गए। ये तो संभव नहीं था ना भाई, कि संभव था? हाँ, फिर क्यों लिख रही थी वो गांधी के बारे में इतना अच्छा? अरे मैं कहता हूं कि गांधी में भी कमियां थी, लेकिन गांधी में जितनी अच्छाइयां थी आज किसमें है उतनी अच्छाइयां। मैं नहीं कहता कि गांधी में सब अच्छा था, लेकिन गांधी में बहुत कुछ अच्छा था। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है कि इस देश को आजादी दिलाने में वो सबसे महत्वपूर्ण प्लेयरों में से एक थे, सदस्यों में से एक थे। तो इस चीज को मानने में किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। पढ़ो आप इतिहास को सही ढंग से। फिर अगर आपको लगता है कि इतिहास गलत है तो खंगालो इस देश की लाइब्रेरियों को और पढ़ो। पढ़ने से पता चलेगा आपको सच्चाई, बिना पढ़े कुछ नहीं पता चलेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं पता चलेगा, ये बात जान लो। फिर से मैं कह रहा हूं, गांधी में सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत कुछ अच्छा था। ये बात ध्यान रखना। सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत कुछ अच्छा था, ये बात जान लो आप। आगे सुनो। संवाद, नमक यात्रा का महत्व। गांधी जी की नमक यात्रा का अनेक कारणों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस यात्रा ने गांधी जी को विश्व भर के आकर्षण का केंद्र बना दिया। यूरोपीय प्रेस और अमेरिकी प्रेस द्वारा गांधी जी की इस यात्रा का व्यापक उल्लेख किया गया। निस्संदेह यह प्रथम राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने विशाल संख्या में भाग लिया। सुप्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखने की सलाह दी। कमला देवी सहित असंख्य महिलाओं ने नमक अथवा शराब कानूनों का उल्लंघन किया और सामूहिक गिरफ्तारियां दी। नमक आंदोलन के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासक यह भली भांति समझ गए कि भारत में उनकी संप्रभुता अस्थायी नहीं रह पाएगी और अब उन्हें भारतीयों को
भी सत्ता में भागीदार बनाना पड़ेगा। इस चीज ने ये निर्धारित कर दिया कि अब अगर भारत में उन्हें रहना है तो भारत के लोगों को सम्मिलित तो करना पड़ेगा, भारत के लोगों में मतभेद पैदा करना पड़ेगा। अगर वो भारत में भारत के लोगों को सम्मिलित नहीं करेंगे तो वो भारत में नहीं रह पाएंगे। ये तो निर्धारित हो गया था। इस आंदोलन ने उन्हें ये चेतावनी दे दी कि अगर भारत में रहना है तो इनको भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। अगर हम इनको सत्ता में हिस्सा नहीं देंगे तो ये हमें रहने देने वाले नहीं है। ये तो निर्धारित हो गया था। ये निर्धारित हो गया था कि अगर अंग्रेज चाहते थे यहां रहना तो उन्हें भारतीयों को हिस्सा देकर मतभेद पैदा करना पड़ेगा भारतीयों में, तभी वो रह पाएंगे, नहीं तो रहना उनका असंभव हो गया था। आगे सुनिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा भारत के अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए, जिनमें सर तेज बहादुर, B.S. श्रीनिवासन शास्त्री तथा मोहम्मद अली जिन्ना आदि प्रमुख थे। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। कांग्रेस के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेता जेल में थे और सरकार का दमन चक्र तीव्र गति से घूम रहा था। अंततः कांग्रेस, जो भारत की लगभग 85% जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। अंततः यह सम्मेलन विफल हो गया। गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। क्या होता है गांधी और इरविन के बीच में समझौता? ये याद रखना, ये प्रश्न आता है 3 नंबर या 5 नंबर में कि गांधी इरविन समझौता क्या है। तो सुनो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता से यह स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस के बिना देश की किसी भी समस्या का समुचित हल निकाल पाना अत्यंत दुष्कर था। अंततः सरकार कांग्रेस से समझौता करने को तत्पर हो गई ताकि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सके। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को जेल से मुक्त कर दिया गया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार सरकार हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लेने वाले, अंडरलाइन कर लेना सारी बातें, भाग लेने वाले सत्याग्रहियों के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के लिए तैयार हो गई। उपयोग के लिए नमक बनाने तथा विदेशी वस्तुओं एवं शराब की दुकानों पर धरना देने के अधिकार को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। बदले में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर दिया। ठीक है, समझौते का मूल्यांकन कैसा रहा? ये समझौता भारत के लिए अच्छा रहा या बुरा, ये समझ लेते हैं। अनेक कांग्रेसी नेताओं विशेषतः युवा वर्ग ने इस समझौते के लिए गांधी जी की कटु आलोचना की। निसंदेह गांधी जी सरकार से अपनी एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी मांग को मनवाने में सफल नहीं हो सके थे। यहां तक कि वे भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदलवाने में भी असफल हो गए थे, किंतु गांधी जी संतुष्ट थे। उनका विचार था कि इस समझौते से भारतीय समस्या को सुलझाने का मार्ग खुल गया था। वस्तुतः गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थगन करके प्रतिपक्षी को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का अवसर प्रदान करना चाहते थे।
1931 ईस्वी के कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन कर दिया गया। तो युवा कांग्रेस इस समझौते से कदापि खुश नहीं थी, साफ सीधी बात। गांधी जी जो बार बार अंग्रेजों को मौका दे रहे थे, इस चीज से कांग्रेस की युवा पीढ़ी खुश कदापि नहीं थी, जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके सुभाष चंद्र बोस जी, ये लोग थे। उनका मानना था कि गांधी जी ने ये जो किया वो सरासर गलत किया, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को वो उम्र कैद में तब्दील नहीं करवा पाए। इसके लिए भी वो बहुत ज्यादा नाखुश थे। पहली बात तो करवा भी देते तो वो लोग मानते ही नहीं, ये बात जान लो आप। वो किसी भी कीमत पे नहीं मानते। भाई वो क्रांतिकारी हैं, वो सावरकर नहीं है कि वो जेल से छूटने के लिए अपनी भीख मांग रहे, कदापि नहीं। इसीलिए तो भगत सिंह है ना, तभी तो वो युवाओं के क्या आइडल है ना, लेजेंड है। इसीलिए तो मानता है ना युवा उनको अपना, कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के आगे कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। इसीलिए तो भगत सिंह युवाओं के दिल में बसते हैं ना, यही तो कारण है ना। अगर उनकी सजा को वो उम्र कैद करवा देते और उनको बचा लेते तो क्या युवा उनको अपना लेजेंड मानता? आप खुद सोचो, मानता? कदापि नहीं मानता, कदापि ही नहीं मानता। और वो भी इस बात को जानते थे, इस बात को वो भी अच्छे से जानते थे, और वो कभी स्वीकार ही नहीं करते, कभी स्वीकार नहीं करते। समझ नहीं बात? आगे सुनो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, सुनना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी कुछ नहीं होता, और फिर गांधी जी सविनय अवज्ञा की तरफ बढ़ जाते हैं। सुनना, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि तथा मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बताया, किंतु उनके इस दावे को 3 पार्टियों द्वारा चुनौती दी गई। मुस्लिम लीग का दावा था कि वह अल्पसंख्यक मुस्लिमों के हितों की रक्षक थी। राजे रजवाड़ों का कहना था कि कांग्रेस उनके नियंत्रण वाले भूभाग का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कुशल वकील एवं विचारक B.R. अम्बेडकर ने गांधी जी के इस दावे का विरोध करते हुए इस बात पर बल दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की मांग की। अल्पमतों एवं अछूतों ने भी पृथक चुनाव एवं पृथक प्रतिनिधित्व की मांग प्रारंभ कर दी। इस प्रकार इस सम्मेलन में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सका। 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया और गांधी जी निराश होकर खाली हाथ भारत लौट आए। तो इस प्रकार से ना पहला गोलमेज सम्मेलन किसी काम का रहा, ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन किसी का काम रहा। फिर इसके बाद फिर सविनय अवज्ञा प्रारंभ हो जाता है। अब अगली क्लास में हम अगले सविनय अवज्ञा पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।